एनाटॉमी स्टमक पार्ट 3 में हम आपको स्टमक के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा चुका है, लेकिन आज जो हम बताना चाहेंगे वो होगा इसका विसरल रिलेशन। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने पेरिटोनियल रिलेशन इसका देखा था, आज विसरल रिलेशन की हम चर्चा करेंगे और क्या बताएंगे, लीगामेंट्स ऑफ स्टमक, स्टमक से रिलेटेड कौन कौन से लीगामेंट होते हैं, बेयर एरिया ऑफ स्टमक कहाँ पाई जाती है, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक क्या है, फिर नर्व सप्लाई क्या है, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है और इसका डेवलपमेंट कब और कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी विसरल रिलेशंस, यानी वो वे विसरा जो स्टमक के दोनों सरफेस पर कहीं न कहीं किसी न रूप में वो रिलेट करते हैं, इसके टच में होते हैं। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक किसके साथ रिलेशन बनाता है, या वे कौन कौन से विसरा हैं जो स्टमक के इंटीरियर सरफेस को टच करते हैं। तो उसमें पहला नाम आता है लीवर, दूसरा नाम है डायफ्राम, तीसरा है ट्रांसवर्स कोलन और चौथा नाम मिलेगा आपको इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये चारों स्ट्रक्चर्स स्टमक के इंटीरियरली रिलेट करते हैं, इसलिए इनको हम नाम देते हैं इंटीरियर रिलेशंस ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। अब हम बताएंगे उसके पोस्टीरियर सरफेस पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको रिलेट करते हैं। तो पोस्टीरियर सरफेस पर जो स्ट्रक्चर्स इसके साथ रिलेशन बनाते हैं या इससे कहीं न कहीं वो रिलेट करते हैं, इसको टच करते हैं, इससे बिल्कुल सटे सटे होते हैं, तो ये सारे के सारे मिलकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्टमक के बेड के रूप में जाना जाता है, जिसको हम नाम देते हैं बेड ऑफ स्टमक। प्राय परीक्षाओं में आपको चकमा देने के लिए ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टमक बेड, स्टमक बेड क्या है एंड हाउ इट इज फॉर्म एंड हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म द स्टमक बेड आर बेड ऑफ द स्टमक। तो ये सारे के सारे स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस को रिलेट करते हैं, तो इनका नाम जानिए। नंबर 1 डायाफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजोकोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर कोलन, स्प्लेनिक आर्टरी एंड समटाइम स्प्लीन में बी रिलेटेड विथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। अब इनके अलावा हम जो दूसरा टॉपिक पर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है लीगामेंट्स ऑफ स्टमक, माने स्टमक से कौन कौन से लीगामेंट रिलेट करते हैं। तो इनके बारे में स्टमक के स्ट्रक्चर में आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक ये टॉपिक के तहत लीगामेंट्स ऑफ स्टमक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीगामेंट्स ऑफ स्टमक, आर राइट द नेम ऑफ दोज लीगामेंट्स व्हिच आर रिलेटेड विथ स्टमक। तो इसमें हम प्राय 4 लीगामेंट की चर्चा करते हैं। एक है लेसर ओमेंटम, दूसरा है ग्रेटर ओमेंटम। ये लेसर ओमेंटम क्या है, ये पेरिटोनियम का डबल फोल्ड है जो स्टमक के राइट बॉर्डर को टच करता है। दूसरा है ग्रेटर ओमेंटम, यानी ये भी एक पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है, क्योंकि ये लंबाई में अधिक होता है इसलिए इसको ग्रेटर, और ये लंबाई में कम होता है इसलिए इसको लेसर ओमेंटम हम नाम देते हैं। और तीसरा जो लीगामेंट होता है वो होता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लीगामेंट, यानी वह स्टमक जो गैस्टर से चला, गैस्टर से मतलब ये सिनोनिम है स्टमक का। शुरू में बताया गया था कि स्टमक को हम गैस्टर नाम से भी जानते हैं, तो उसी से टर्म बना गैस्ट्रो स्प्लेनिक लीगामेंट, यानी वह लीगामेंट जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से चल करके हाइलम ऑफ द स्प्लीन तक पहुंचता है या दोनों को कनेक्ट करता है, उसी को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लीगामेंट, माने जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। नंबर 4 पर आइए, गैस्ट्रोफ्रेनिक लीगामेंट। गैस्ट्रो फिर वही शब्द आ गया, माने गैस्टर, यानी
स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से एक लिगामेंट चलता है जो फ्रेनिक हम किसके लिए यूज करते हैं, डायफ्राम के लिए ये टर्म यूज होता है। तो गैस्टर से चला माने स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से चला लिगामेंट जो कहाँ पहुंच गया, डायाफ्राम को टच किया, डायाफ्राम को पर जाकर के इसका अटैचमेंट हो गया। तो दोनों के स्ट्रक्चर्स के नाम को हम जोड़ देंगे तो इस लिगामेंट का नाम तैयार हो जाएगा गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। वह लिगामेंट जो गैस्टर से चले और फ्रेनिक माने डायफ्राम को जाकर के अटैच कर दे। अब जो हम बताएंगे यह बहुत ही यूनिक सवाल है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे कि लीवर में बेयर एरिया वो तो बहुत प्रोमिनेंट है, उसको सारे लोग अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, बता भी देते हैं। लेकिन ये बहुत छोटी सी एक ट्रायंगुलर एरिया होती है जो कहाँ होती है, इट इज ए स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया। कहाँ होती है, ये जो कार्डियक इंड होता है उसके पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस पर होता है। क्योंकि वहां पर ये इसका क्रस डायफ्राम का जो लेफ्ट क्रस है, डायफ्राम का लेफ्ट क्रस, जैसे आप डायफ्राम का फिगर देखते हैं, ऐसे दो क्रस, उसमें ये जो नीचे प्रोलंगेशन है इसी को बोलते हैं क्रस। क्रस मीन्स होता है लेग लाइक स्ट्रक्चर। ये डायफ्राम का लेग हम मान लेते हैं और इसी को मेडिकल में टर्म देते हैं क्रस। तो ये बेयर एरिया कहाँ है, बेयर एरिया है क्या, यह एक छोटा सा ट्रायंगुलर अनकवर्ड बाय पेरिटोनियम, माने चूंकि उस पर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। जैसे हाथ पर मैंने पेन रख दिया, ये मार्कर रख दिया, तो पूरी हथेली को आप कवर कर सकते हैं किसी भी कवरिंग से, लेकिन जहां इसका इंड अटैच कर रहा है वहां पर आप कवर नहीं कर सकते हैं और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक अनकवर्ड एरिया मिलेगी। तो ठीक ऐसे ही ये जो है एक छोटी सी ट्रायंगुलर एरिया होती है जो कहाँ पर पाई जाती है, सिचुएटेड ऑन द पोस्टेरो inferior surface of the stomach near the cardiac in attached with left crus of diaphragm। ये है इसका लेफ्ट क्रस और ये है इसका राइट क्रस। तो यही पार्ट जाकर के वहां पर स्टमक पर, ये जो आपका स्टमक है यहाँ पर ये अटैच करता है यहाँ पर, तो इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। तो यही वो एरिया है जिसको हम नाम देते हैं बेयर एरिया ऑफ स्टमक। और दूसरी जो बेयर एरिया है वो है एरिया अलोंग विथ लेसर कर्वेचर। ये स्टमक में ये जो लेसर कर्वेचर है माने छोटा कर्व, और ये है ग्रेटर कर्वेचर माने बड़ा कर्व। ये दोनों कर्व कहाँ हैं, स्टमक में है। ये लेसर इसका राइट बॉर्डर बना रहा है, ग्रेटर इसका लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर पेरिटोनियम का फोल्ड ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं एरिया अलोंग विथ लेसर कर्वेचर। इट इज आल्सो अनकवर्ड बाय द पेरिटोनियम व्हाइल थर्ड एरिया इज नोन एज एरिया अलोंग विथ ग्रेटर कर्वेचर। ये जो ग्रेटर कर्वेचर है इस पर भी पेरिटोनियम आकर के रिफ्लेक्शन करती है, मुड़ जाती है, तो वो एरिया भी अनकवर्ड बाय पेरिटोनियम रह जाती है। तो इस तरह से स्टमक में हमने तीन बेयर एरिया को देखा। एक तो है एरिया अलोंग विथ लेसर कर्वेचर, एक है एरिया अलोंग विथ ग्रेटर कर्वेचर, और तीसरी एरिया यहाँ पर बनती है ऐसे ट्रायंगुलर। यहीं पर डायाफ्राम का जो लेफ्ट क्रस है वो आकर के अटैच होता है और एरिया अनकवर्ड रह जाता है। अब आइए, स्टमक को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत तो होगी, तो उसे ब्लड सप्लाई कैसे की जाती है, तो इसमें जो पहली ब्लड वेसल आर्टरी का नाम दिया गया है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ celiac trunk runs along with left part of lesser curvature।
जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, लेफ्ट माने बाएं, गैस्ट्रिक माने गैस्टर, और आर्टरी का मतलब आप जानते हैं। तो ये सिलियक ट्रंक की एक ब्रांच होती है जो लेफ्ट पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर के साथ, यानी इसके साथ, ये इसका लेफ्ट हो गया। तो इस एरिया को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको हम नाम देते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ब्रांच ऑफ सिलियक ट्रंक रन्स अलोंग विथ लेफ्ट पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर। और जो दूसरी आर्टरी का नाम बताया गया वो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी रन्स अलोंग विथ राइट पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर। ये इसके इस साइड, राइट साइड में ये सप्लाई करती है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? तो हिपैटिक आर्टरी की ये ब्रांच है जो लेसर कर्वेचर के राइट एरिया को सप्लाई करती है, तो इसको नाम दे दिया गया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो लेफ्ट एरिया को सप्लाई करेगी उसको नाम दे दिया गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेकिन ये दोनों आर्टरी अलग अलग जगहों से निकल करके आती हैं। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो सिलियक ट्रंक की ब्रांच होती है, और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। अब आ जाइए लेफ्ट, तीसरा जो नाम बताया गया, क्योंकि अभी आपने देखा कि स्टमक का बहुत सारा भाग अभी ब्लड सप्लाई से वंचित है। अभी आपने सिर्फ लेसर कर्वेचर की एरिया में ब्लड सप्लाई देखा। अब तीसरी है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये स्प्लेनिक आर्टरी, क्योंकि यहीं से पास होकर के स्प्लीन में जाती है, स्प्लीन यहाँ पर पड़ा होता है तो ऐसे जाती है, तो इसकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज निकल करके और स्टमक को सप्लाई करती हैं। इनकी संख्या 5 से 7 बताई जाती है। ये 5 से 7 की संख्या में होती हैं और ये बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। किसकी ब्रांच होती है? स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है। और जो चौथी आर्टरी बताई गई वो है लेफ्ट गैस्ट्रोइपिफ्लोइक आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। और ये कहाँ ब्लड की सप्लाई करती है? रन्स अलोंग विथ लेफ्ट पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, यानी ये जो ग्रेटर कर्वेचर है इसके लेफ्ट पार्ट में इधर से ब्लड की सप्लाई करती है, जिसको हम नाम देते हैं लेफ्ट गैस्ट्रोइपिफ्लोइक आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। पांचवी जो आर्टरी स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है इसको कहते हैं राइट गैस्ट्रोइपिफ्लोइक आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच है, माने वह आर्टरी जो गैस्टर, स्टमक और ड्यूडिनम दोनों को ब्लड की सप्लाई करती है, तो उसी की ये ब्रांच होती है जो इसके किस एरिया में ब्लड की सप्लाई करती है? अलोंग विथ राइट पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। ये रहा इसका ग्रेटर कर्वेचर, ये इसके राइट साइड में ब्लड की सप्लाई करती है, तो इसको हम नाम देते हैं राइट गैस्ट्रोइपिफ्लोइक आर्टरी। अब आ जाइए, ये स्टमक की ब्लड सप्लाई, इस तरह से आपने देखा कि स्टमक के पूरी एरिया को ब्लड की सप्लाई सुनिश्चित हो गई। अब आइए इसका हम लिम्फेटिक ड्रेनेज इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जो इसके इर्द गिर्द लिम्फ नोड्स हैं वो उनका ड्रेनेज कहाँ होता है, तो इनके ड्रेनेज को हम 4 ग्रुप में बांट करके स्टडी करेंगे। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फोर्थ। जो पहले ग्रुप की ड्रेनिंग होती है वो स्टमक के किस किस एरिया से ड्रेन करती है? वो लिम्फ को लेकर के आती है। तो ड्रेनिंग फ्रॉम बोथ सरफेसेस इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, यानी इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस से जो लिम्फ कलेक्ट होता है उसको कहाँ ड्रेन किया जाता है? इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स में। लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, इस माने स्टमक के बाएं साइड में जो लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं उनमें इनकी ड्रेनिंग होती है। और जो सेकंड ग्रुप है उनकी ड्रेनिंग कहाँ होती है? तो फ्रॉम फंडस एंड बॉडी। फंडस, ये रहा फंडस और ये रही बॉडी। तो इस एरिया में जो लिम्फ बनता है
कलेक्ट होता है उसकी ड्रेनिंग कहाँ की जाती है? तो फ्रॉम फंडस एंड बॉडी लेफ्ट टू द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द ईसोफेगस इनटू पैंक्रिएटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स। पैंक्रिएटिको-स्प्लेनिक, पैंक्रियाज और स्प्लीन के इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें इनकी ड्रेनिंग की जाती है। अब आ जाइए ग्रुप थर्ड, तो इसमें फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर का राइट हाफ यहाँ हो जाएगा राइट हाफ, राइट हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर इनटू राइट गैस्ट्रोइपिफ्लोइक लिम्फ नोड्स। तो ये जो गैस्ट्रोइपिफ्लोइक लिम्फ नोड्स होते हैं राइट साइड के, उनमें इनका ड्रेनिंग की जाती है। अब आ जाइए ग्रुप फोर्थ, तो फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट इनटू द हिपैटिक, पाइलोरिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। ये जो पाइलोरिक इंडिस का है, ये पाइलोरिक इंड माना जाता है। तो यहाँ पर जो लिम्फ कलेक्ट होता है उसकी ड्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है? तो हिपैटिक, पाइलोरिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स में इनकी ड्रेनिंग होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्टमक के चारों तरफ यानी पूरे स्टमक के एरिया में जो भी लिम्फ कलेक्ट होता है इनकी ड्रेनिंग 4 जगहों पे की जाती है। अब आ जाइए इसकी हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की सप्लाई होती है। तो सिंपैथेटिक नर्व के बारे में बताया गया फ्रॉम द लेटरल हॉर्न सेल्स ऑफ द T6 to T10 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड वाया ग्रेटर स्प्लेंक्निक नर्व्स, यानी जो स्पाइनल कार्ड का वो T6 से लेकर के और T10 तक जो ये सिंपैथेटिक नर्व्स के फाइबर्स निकलते हैं, वही नर्व्स जो हैं इनको ये नर्व की सप्लाई करती हैं। फिर है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स, राइट एंड लेफ्ट वैगस नर्व के द्वारा इंटीरियर पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व जिनका नाम रखा गया है, ये इसकी नर्व सप्लाई करती हैं। डेवलपमेंट, स्टमक का डेवलपमेंट कब और कैसे किस रूप में होता है? तो स्टमक का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ फोरगट एज ए फ्यूजिफॉर्म डायलेटेशन ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ के 4th वीक में इनका डेवलपमेंट होता है। कहाँ से होता है? लोअर पार्ट ऑफ द फोरगट। ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये जो आप ये होता है फोरगट, ये होता है मिडगट और ये होता है हैंडगट। तो इंटेस्टाइन की संरचना एम्ब्रियोनिक लाइफ में पहले ऐसे होती है, बाद में फिर सब कुछ डेवलप होता है। तो लोअर कह रहा है कि फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ फोरगट, ये फोरगट क्या है? ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट। तो यहीं से इसकी बिगनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है। इन फ्यूजिफॉर्म डायलेटेशन, फ्यूजिफॉर्म का मतलब वह स्ट्रक्चर जो दोनों एंड पर नैरो हो और मिड में ब्रॉड हो, ऐसे शेप को हम नाम देते हैं फ्यूजिफॉर्म। तो इस तरह से स्टमक का डेवलपमेंट कैसे हुआ आपने देखा, और ये प्रक्रिया 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होती है।